स्वामी कुवलयानंद का यौगिक अवदान। स्वामी कुवलयानंद जी ऐसे असामान्य योगी थे जिन्होंने योग शिक्षा द्वारा समाज का आध्यात्मिक पुनः निर्माण करने के लिए सारा जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने योग द्वारा अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा का अन्वेषण कर उसे जन साधारण तक पहुंचाने का सतत प्रयास किया। योग विद्या जो अब तक विशिष्ट योगियों तक सीमित मानी जाती थी, उसे सामान्य साधक की पहुंच तक लाने का अधिकांश श्रेय कैवल्य धाम के संस्थापक स्वामी कुवलयानंद को जाता है। स्वामी जी का यह विश्वास था कि जब तक मनुष्य स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, भय आदि विषयों से अलिप्त नहीं हो पाता, तब तक वह स्थायी विश्व शांति की आशा नहीं कर सकता। उनकी मान्यता के अनुसार योग इस ध्येय की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। स्वामी जी का स्वप्न एक ऐसे योगनिष्ठ समाज के पुनः निर्माण का था जिसके द्वारा राजकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिष्ठित हों। स्वामी कुवलयानंद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। जन्म व आरंभिक जीवन। स्वामी कुवलयानंद जी का जन्म 13 अगस्त सन 1883 को गुजरात राज्य के धोबोई गांव में एक पारंपरिक कारहड़े ब्राह्मण परिवार में जगन्नाथ गणेश गुने के रूप में हुआ था। कुवलयानंद जी के पिता श्री गणेश गुने एक शिक्षक थे और उनकी मां श्रीमती सरस्वती एक गृहिणी थी। परिवार अमीर नहीं था और कुछ समय के लिए सार्वजनिक और निजी दान पर निर्भर रहना पड़ा था। शिक्षा। एक गरीब परिवार के होने के कारण कुवलयानंद जी को अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर भी स्वामी जी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। ये संस्कृत के अग्रणी छात्र के रूप में रहे। मैट्रिक परीक्षा के बाद इन्होंने संस्कृत विषय में छात्रवृत्ति प्राप्त की। इन्होंने मैट्रिक में राज्य स्तर में सभी विद्यार्थियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। 1903 में अपने मैट्रिक के दौरान उन्हें बड़ौदा कॉलेज में अध्ययन करने के लिए जगन्नाथ शंकर सेठ संस्कृत छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने 1910 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में ये लोकमान्य तिलक और श्री अरविंद जैसे राजनीतिज्ञों से अत्यधिक प्रभावित थे, जो विश्वविद्यालय में एक युवा व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे, और लोकमान्य तिलक के भारतीय होम रूल आंदोलन ने उनको राष्ट्रीय आदर्शवाद और देशभक्ति के उत्साह ने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। भारतीय जनता के संपर्क में आकर, जिसमें से कई अनपढ़ और अंधविश्वासी थे, उन्होंने शिक्षा के मूल्य को महसूस किया और इनसे उन्हें अमल नेर में खानदेश एजुकेशन सोसाइटी को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए प्रभावित किया, जहां अंततः वे 1916 में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। संस्था में प्रचलित भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के कारण 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नेशनल कॉलेज को बंद कर दिया गया। 1916 से 1923 तक उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन पढ़ाया। इन्होंने मानवता की सेवा करने का अपना विचार बनाया। इनके पहले गुरु राजरत्न प्रोफेसर मालिक राय थे। इनसे इन्होंने 1907 से 1910 तक शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। योग शिक्षा। सन 1919 में स्वामी जी परमहंस माधव दास जी महाराज के संपर्क में आए। इनसे इन्होंने योग विद्या के गुप्त रहस्य को जाना और अन्य योगिक क्रियाएं भी सीखी। माधव दास जी की शिक्षा से प्रभावित होकर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन योग की वैज्ञानिक विधि को सामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का मन बनाया। ये योग की विधियों और अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धावान व समर्पित थे। इनके विचार में योग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं।
इसके पश्चात इन्होंने मन व शरीर में स्थित शक्ति का विस्तृत अध्ययन किया और योगिक क्रियाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का नवीन विज्ञान की विधियों के द्वारा प्रयोगात्मक रूप में जानना प्रारंभ किया। इनके प्रयोग मुख्यतः योग की मुख्य क्रियाओं मुद्रा, प्राणायाम, बंद आदि के ऊपर रहे। इन क्रियाओं का प्रयोग करते समय इन्होंने चिकित्सकों व एक्सरे मशीन आदि की सहायता लेकर शरीर पर पड़ने वाले इन क्रियाओं के प्रभावों को देखा। इन सभी क्रियाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने के लिए उन्हें आधुनिक प्रयोगशालाओं में जांचा परखा। सन 1924 में इन्होंने मन बनाया कि योग विषय पर अनुसंधान कार्य होना चाहिए। इसी भाव के साथ ही सन 1924 में इन्होंने कैवल्य धाम नामक संस्थान की स्थापना लोनावाला, महाराष्ट्र में की। यहीं से इन्होंने योग मीमांसा नामक पत्रिका निकालना भी प्रारंभ किया। पोरबंदर के राणा नटवर सिंह के नाम पर इन्होंने कैवल्य धाम में ही राणा नटवर सिंह शरीर विकृति विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। आगे चलकर इसका काफ़ी विस्तार हुआ। सन 1936 में चौपाटी के पास इन्होंने बॉम्बे हेल्थ सेंटर के नाम से एक केंद्र खोला। सौराष्ट्र के राजकोट नामक शहर में 1943 में कैवल्य धाम की एक नई शाखा खोली। इसी वर्ष इन्होंने यौगिक साहित्य और उसमें नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए कैवल्य धाम में श्री माधव योग मंदिर नामक एक समिति का गठन किया। इस समिति में आजीवन सदस्यों के रूप में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को रखा गया। योग के चिकित्सा संबंधी महत्व को देखते हुए सन 1961 में इन्होंने लोनावाला में ही श्रीमती अलका देवी तीरथ राम गुप्ता यौगिक अस्पताल की स्थापना की। श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित ये पहला यौगिक चिकित्सालय था। लोनावाला में ही इन्होंने योग, संस्कृति व आध्यात्म के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं स्वामी जी की देखरेख में ही चलती थीं। इस विश्वविद्यालय में योग विषय के ऊपर विभिन्न महत्वपूर्ण शोध कार्य किए गए। देश विदेश में कैवल्य धाम के प्रशिक्षित युवक योग शिक्षकों के रूप में नियुक्त हुए। योग विद्या के अन्वेषक स्वामी कुवल्यानंद, जिन्होंने योग शिक्षा द्वारा समाज का आध्यात्मिक पुनर्निर्माण करने के लिए सारा जीवन अर्पित कर दिया था, ऐसे असामान्य योगी स्वामी कुवल्यानंद जी के देहावसान से भारत एक महान आध्यात्मवादी विद्वान से वंचित हो गया। स्वामी कुवल्यानंद का दृढ़ विश्वास था कि भारत का पुनरुत्थान आधुनिक विज्ञान और योग के समन्वय एवं नित्य जीवन में उसका संबंध स्थापित करने से ही हो सकेगा। उन्होंने योग द्वारा अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा की अन्वेषण एवं आविष्कार कर उसे जन साधारण तक पहुंचाने का सतत प्रयास किया। योग विद्या जो अब तक केवल विशिष्ट योगियों तक ही सीमित गूढ़ ज्ञान माना जाता था, उसे सामान्य साधक की पहुंच तक लाने का अधिकांश श्रेय कैवल्य धाम के संस्थापक श्री स्वामी कुवल्यानंद जी को ही है। स्वामी जी ने बालपन में ही आजन्म ब्रह्मचारी रहने तथा सरकारी नौकरी न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिसका उन्होंने अंत तक पालन किया। स्वामी जी ने अपने जीवन में 3 उद्देश्य निर्धारित किए थे। पहला था धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र निष्ठ तेजस्वी तरुण पीढ़ी का निर्माण। दूसरा था शारीरिक बल संवर्धन की भारतीय पद्धतियों का आधुनिकीकरण कर उनका शिक्षा योजना में समावेश। और तीसरा था शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग का आधुनिक विज्ञान से समन्वय कर आध्यात्म और विज्ञान में अद्वैत सिद्ध करना। प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक व भाषाओं की जननी संस्कृत का गहन अध्ययन कर उसका शिक्षा संस्थानों में प्रचार किया। सन 1923 तक खानदेश शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज में प्राचार्य एवं डायरेक्टर के पद पर रहकर उन्होंने इस दिशा में असाधारण प्रगति की। दूसरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए स्वामी जी ने बड़ौदा के सुविख्यात शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर मानिकराव के मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा
उनके सक्रिय सहयोग से 1907 से 1910 तक की 3 वर्ष की अवधि में बड़ौदा राज्य में अनेक व्यायामशालाएं तथा खेल कूद संस्थाएं स्थापित की। उनको अटल विश्वास था कि सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण एवं विश्व बंधुत्व के लिए पुस्तकीय पढ़ाई के साथ साथ शरीर संवर्धन एवं क्रीड़ांगन के खिलाड़ी जीवन की भी अत्यंत आवश्यकता है। परंतु शारीरिक शिक्षा की अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में उन्हें सन 1937 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1937 में बम्बई सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के संबंध में परामर्श देने के लिए एक समिति गठित की गई और उस समिति के अध्यक्ष पद पर स्वामी जी की नियुक्ति हुई। स्वामी जी मुंबई राज्य शारीरिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष के नाते 12 वर्ष तक इस कार्य में संलग्न रहे और अपने निधि ध्यास और सतत परिश्रम से मुंबई राज्य में शारीरिक शिक्षा की ठोस बुनियाद कायम की। अपने तीसरे उद्देश्य में अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए स्वामी जी ने सन 1917 में गुजरात में मालसर स्थित परमहंस स्वामी माधव दास जी महाराज से योग की दीक्षा ली। स्वामी जी ने सन 1924 में पूना के समीप लोनावाला में कैवल्य धाम नामक एक योगाश्रम की स्थापना की। यह संस्था भारत में ही नहीं सारे संसार में अपने ढंग की अनोखी संस्था है, जहाँ प्रयोगों द्वारा योग व आधुनिक विज्ञान की सुसूत्रता सिद्ध की गई है और योग को व्यावहारिक एवं वास्तविक स्वरूप देकर उसके द्वारा आत्मोन्नति के साथ ही रोग चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है, इसको प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। प्रतिवर्ष भारत के कोने कोने से सैकड़ों जिज्ञासु, मुमुक्षु एवं रोगग्रस्त व्यक्ति वहां आकर आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। कई विदेशी सज्जन भी इस संस्थान में रहकर योग पर आविष्कार का कार्य कर रहे हैं। मानवता की सेवा हेतु कुवलयानंद के प्रयास। स्वामी कुवलयानंद जी ने के प्रथम गुरु राजरत्न प्रोफेसर मानिक राय थे, जिन्होंने सन 1907 से 1910 तक शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके दूसरे गुरु जिनसे इन्होंने योग के गुप्त रहस्य को जाना वे थे माधव दास जी महाराज। माधव दास जी से प्रभावित होकर स्वामी कुवलयानंद जी के मन में विचार आया कि योग का वैज्ञानिक पक्ष सामान्य जन के समक्ष उद्घाटित किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य अपनी छिपी हुई एवं गुप्त क्षमताओं को जागृत एवं सक्रिय करके अपने जीवन को उन्नत बना सके। इस हेतु इन्होंने शंकर शास्त्र का गहन अध्ययन किया। योगाभ्यासों के शरीर एवं मन पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रयोगात्मक ढंग से वैज्ञानिक अध्ययन करना प्रारंभ किया। स्वामी कुवलयानंद जी ने योगाभ्यासों में भी प्रमुख रूप से 2 क्रियाओं उद्यान बंद और नेति क्रिया के शरीर पर व मन पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष रूप से अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध प्रकार के आसन, प्राणायाम, षटक्रम, बंद एवं मुद्राओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया। कैवल्य धाम, योग आश्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना। सन 1924 में कुवलयानंद जी के मन में विचार आया कि योग के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य होना चाहिए। इसी विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए इन्होंने एक्ट 1924 में लोनावाला में कैवल्य धाम योग आश्रम की स्थापना की। स्वामी कुवलयानंद जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने योग विद्या को जनमानस तक पहुंचाने और योग को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना की। उनका विचार था कि योग शास्त्रों में बताई गई बातों का आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखते हुए उनको सत्यता को भी सभी के सामने रखा जाना चाहिए। उनके यही विचार कैवल्य धाम संस्था के रूप में प्रकट हुए। स्वामी जी ने इसके अंतर्गत प्रारंभ में ही बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रोफिजिकल, रेडियोलॉजिकल तथा फिजिकल एजुकेशन आदि महत्वपूर्ण विभाग खोले, जिनके माध्यम से वे यौगिक क्रियाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण करते थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य योग में वैज्ञानिक शोध कार्य करना था। योग से समस्त शोध पत्रों के लिए योग मीमांसा नामक शोध पत्रिका का प्रारंभ भी कैवल्य धाम में ही हुआ।
कैवल्य धाम में एक राजा नटवर सिंह शरीर विकृति विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई। कुछ लोगों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर सन 1832 में कैवल्य धाम आश्रम की एक शाखा मुंबई में भी खोली गई। इसी क्रम में सन 1943 में सौराष्ट्र के राजकोट नामक स्थान पर कैवल्य धाम की एक और शाखा खोली गई। सन 1993 में कैवल्य धाम में ही श्री माधव योग समिति मंदिर का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य योग साहित्य में नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। स्वामी कुबल्यानंद जी के समय से ही कैवल्य धाम संस्था भारत में प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों व गोष्ठियों आदि के माध्यम से योग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है। प्रथम यौगिक अस्पताल की स्थापना। सन 1961 में स्वामी कुबल्यानंद जी ने प्रथम यौगिक अस्पताल की स्थापना की। यह अस्पताल लोनावाला में स्थापित किया गया, जिसका नाम है श्रीमती अमोलक देवी तीर्थराम गुप्ता यौगिक अस्पताल। सन 1963 व 64 में स्वामी कुबल्यानंद जी ने अस्थमा पर यौगिक चिकित्सा के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया और इसे जन सामान्य के सम्मुख प्रमाणित भी किया। गोवर्धन दास कॉलेज की स्थापना। सन 1950 में लोनावाला में योग और सांस्कृतिक अध्यापन के उद्देश्य से स्वामी जी द्वारा गोवर्धन दास कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का सर्वप्रमुख उद्देश्य था युवाओं में मानवता एवं आध्यात्मिकता का विकास करना तथा अपने देश एवं संस्कृति के उत्थान की भावना का विकास करना। स्वामी जी के योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं इस विषय के प्रति अटूट श्रद्धा एवं समर्पण को देखकर अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहाँ योग के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें आमंत्रित किया। स्वामी जी ने शिविरों के माध्यम से भी शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण प्रदान किया। न केवल भारत वरन विदेशों में भी कैवल्य धाम लोनावाला से अध्ययन किए हुए व्यक्ति योग शिक्षकों के पद पर नियुक्त किए गए। संस्था का योग के प्रचार प्रसार में योगदान। स्वामी कुबल्यानंद जी द्वारा स्थापित सन 1924 में योग संस्था कैवल्य धाम ने योग के प्रचार व प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी जी के समय से ही कैवल्य धाम में एक योग मीमांसा नामक पत्रिका निकाली जाती थी, जिसमें योग से संबंधित शोध पत्र प्राप्त होते थे, जिनका आधार वैज्ञानिक और लोक प्रचलित दोनों प्रकार का होता था। इसमें शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा योग क्रियाओं से संबंधित लेख होते थे। सन 1936 में सरकार से प्राप्त भूमि पर श्री चमन लाल जी के द्वारा दान से तथा उनके बेटे के नाम पर श्री ईश्वर दास चुन्नीलाल योगाश्रम यौगिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया तथा उसका नाम यह रखा। लोनावाला में इन्होंने योग के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से योग संस्कृति व आध्यात्म के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय का उद्देश्य युवकों में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व मानवीय गुणों का विकास करना था। इस विश्वविद्यालय में योग विषय के ऊपर विभिन्न महत्वपूर्ण शोध कार्य किए जाते रहे हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने स्वामी जी को अपने यहाँ योग शिक्षा व योग प्रचार के लिए बुलाया। विभिन्न शिविरों में इन्होंने योग की शिक्षा देते हुए क्रियात्मक योग में बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया। स्वामी जी भारतीय योग विज्ञान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वे मानते थे कि योग भारत की ऐसी धरोहर है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यह जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिससे हम शरीर, मन व बुद्धि को स्वस्थ बनाते हुए एवं सुंदर ढंग से जीते हुए आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। स्वामी कुबल्यानंद जी के समय से ही कैवल्य धाम संस्था भारत भर में प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों आदि के माध्यम से योग शिक्षा में के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। भारत के विभिन्न शहरों में आज इसकी विभिन्न शाखाएं कार्यरत हैं और योग शिक्षा के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ योग चिकित्सा व यौगिक प्रशिक्षण का कार्य भी सुचारू रूप से यह संस्था कर रही है। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश विदेश के विभिन्न भागों में योग के शिविरों द्वारा योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैवल्य धाम में योग चिकित्सा पर अनुसंधान। 1924 में कुबल्यानंद ने योग के अपने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोगशाला प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के लोनावाला में कैवल्य धाम स्वास्थ्य और योग अनुसंधान केंद्र की
स्थापना की। मानव विज्ञानी जोसेफ आल्डर के शब्दों में, उन्हें खुद यह साबित करना था कि यह सत्य है। शास्त्रीय योग का प्राकृतिक नियमों और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित था। कुछ अर्थों में शुद्ध वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में इस योग को तैनात किया गया था। उनके शोध का विषय या शोध का एजेंडा हालांकि विभिन्न प्रकार के योग अभ्यासों को कवर करना था, जिनमें उन्होंने आसन, प्राणायाम आदि में विभाजित करके, श्वास प्रक्रियाओं में विभाजित करके, मुद्रा और बंध ऐसे अभ्यास के दौरान शामिल शरीर विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करना उनका कार्य था। कैवल्य धाम ने प्राणायाम कर रहे योगियों की ऑक्सीजन की खपत को नापा। कुवलयानंद ने समझाया कि पश्चिम ने गहरी सांस लेने को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए उपयोगिता के रूप में देखा है। हमारे साथ प्राणायाम का ऑक्सीजन मूल्य बहुत अधिक है। हम तंत्र में प्राणायाम के द्वारा उत्तेजना पैदा करते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता और अधिक है। यद्यपि योग विषय पर किए जाने वाले प्रयोग कई प्रकार के मानकों पर आधारित थे, जिनमें ऑक्सीजन की खपत, सिस्टोलिक दबाव, हृदय की गति, हृदय की सहन शक्ति, रक्त की गति, मोनोमोटर प्रदर्शन, सीरम व कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा आदि शामिल थे। मोटापा, कैंसर, मधुमेह, साइनोसाइटिस, चिंता, यूरिन लिम्फोसाइट, इन सभी को अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य के रूप में योग में निहित अभूतपूर्व मेटा भौतिकी या मेटाफिजिक्स शक्ति के साथ उनके संबंध के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसके प्रयोग सकारात्मक भी रहे। इन प्रयोगों ने कुछ पश्चिमी शोधकर्ताओं को प्रभावित किया, जो अधिक जानने के लिए कैवल्यानंद संस्थान और योग अनुसंधान केंद्र में आए थे। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के प्रोफेसर डॉक्टर जेसफिन राथबोन ने 1937 से 1938 में कोलंबिया विश्वविद्यालय का दौरा किया। येल विश्वविद्यालय के डायरेक्टर उम्मीदवार केटी वेहानन ने 1931 के अंत में यहाँ आए और एक वर्ष तक रहने के बाद योग पर अपना शोध प्रबंध लिखा। वेहानन ने 1937 में योग ए साइंटिफिक इवोल्यूशन प्रकाशित किया। 1957 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के चिकित्सक वेंगर और मिशिगन विश्वविद्यालय के बागची ने वहाँ काम करते हुए 1.5 महीने बिताए। अनुसंधान और सहयोग इस संस्थान में आज भी जारी हैं। कैवल्य धाम संस्थान के कार्य। वर्तमान समय में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं, जिनमें यहाँ शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अनुसंधान, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान आदि चलते रहते हैं। यहाँ पर कई नए विभाग खोले गए हैं, जिनमें साहित्यिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, यौगिक स्वास्थ्य केंद्र, GS कॉलेज ऑफ योग एंड सांस्कृतिक समन्वय। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रयोगशाला व पुस्तकालय भी है। यहाँ पर 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, जो कि स्नातक होने के बाद किया जाता है, तथा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी है, जो केवल अध्यापकों व डॉक्टरों के लिए है। यहाँ पर होने वाली अनुसंधान गतिविधियाँ पुणे विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। संस्था को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को चलाने के लिए अनुदान भारत सरकार व प्रदेश सरकार आदि से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में अध्यक्ष स्वामी महेशानंद जी तथा सचिव श्री OP तिवारी जी के निर्देशन में यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, वेदांत कोर्स, कार्यशालाओं का आयोजन, प्राणायाम आदि शिविरों, सम्मेलनों व व्याख्यानों का आयोजन चलता रहता है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस संस्था को सहायता प्रदान करती है तथा इसे एक उच्चतर शिक्षा संस्थान की भी मान्यता प्रदान करती है। वर्तमान में इनकी शाखाएं दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, राजकोट, भोपाल, USA, कनाडा, इटली, जापान व फ्रांस आदि में स्थापित हैं, जो कि समय समय पर योग संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।
योग भारत की एक ऐसी धरोहर है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यह जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिससे हम शरीर, मन, बुद्धि को स्वस्थ बनाते हुए सुंदर जीवन जीते हुए आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। स्वामी कुवलयानंद जी के समय से ही कैवल्य धाम संस्था भारत भर में प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों आदि के माध्यम से योग शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। भारत के विभिन्न शहरों में आज इनकी विभिन्न शाखाएं कार्यरत हैं और योग शिक्षा के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ योग चिकित्सा व यौगिक प्रशिक्षण का कार्य भी ये सुचारू रूप से कर रही है। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश विदेश के विभिन्न भागों में योग शिविरों द्वारा प्रचार करते हैं। संस्था में विभिन्न अनुसंधान कार्य करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, साइकोलॉजी, शारीरिक शिक्षा को रखा गया है। यहाँ प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नवीन वैज्ञानिक परीक्षण, रासायनिक, सूक्ष्मदर्शी, एक्सरे, स्ट्रेथोस्कोप, कैलोरीमीटर, सिंगल पैन डिजिटल बैलेंस, पीएच मीटर, डिजिटल ग्लूकोमीटर आदि उपकरण रखे गए हैं। कुवलयानंद के कुछ अंतिम वर्ष। स्वामी कुवलयानंद अपने शोध कार्यों के अलावा भी योग से संबंधित कार्यों में ही लगे रहते थे और उन्होंने अपने बाद के वर्षों में कैवल्य धाम की नई शाखाएं खोलने और लोनावाला में मुख्य कैवल्य धाम परिसर को बढ़ाने में बिताया। 1932 में उन्होंने सांता क्रूज में कैवल्य धाम की मुंबई शाखा खोली। 1936 में इसे मरीन ड्राइव चौपाटी में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम ईश्वरदास चुन्नीलाल यौगिक स्वास्थ्य केंद्र रखा गया। इसका अधिदेश योग के माध्यम से विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार करना था। इसी अवधि में अलीबाग के पास कनकेश्वर में कोलाबा में एक कैवल्य धाम आध्यात्मिक केंद्र खोला गया। 1943 में उन्होंने राजकोट, सौराष्ट्र में कैवल्य धाम की एक और शाखा खोली, जिसमें आध्यात्मिक अभ्यास मुख्य रूप से केंद्रित थे। इसके बाद इन्होंने शेक्सपियर कॉलेज ऑफ योग एंड कल्चरल थीसिस की स्थापना 1951 में लोनावाला में की, ताकि युवाओं को आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार किया जा सके। 1961 में उन्होंने यौगिक तकनीकों की मदद से पुरानी कार्यात्मक विकारों के इलाज के लिए श्रीमती अमोलक देवी तीर्थराम गुप्त यौगिक अस्पताल खोला। उसके लिए कुछ शिष्य जैसे कृष्णमाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित AP निबालकर को अपने योग प्रशिक्षण संस्थान में योग प्रशिक्षक बनाया। पुस्तक व प्रकाशक, यानी कुवलयानंद की प्रमुख पुस्तकें व इनसे होने वाले प्रकाशक। लोनावाला में अपने शोध संस्थान की स्थापना के साथ कुवलयानंद ने योग मीमांसा में वैज्ञानिक जांच के लिए समर्पित पहली पत्रिका शुरू की। पत्रिका की स्थापना के बाद हर साल त्रैमासिक प्रकाशन किया गया और 2012 में EBASCO द्वारा अनुक्रमित भी किया गया। इसमें मनुष्यों पर आसन, क्रिया, प्राणायाम, बंध के प्रभावों का प्रयोग को शामिल किया गया। अब इनकी मुख्य पुस्तकें हैं आसन कैवल्य धाम से प्रकाशित, प्राणायाम भी, गोरख शतकम ये अनुवाद की हुई बुक कैवल्य धाम से, विशिष्ट संहिता और दृष्टि और बुद्धि ये इनकी मुख्य पुस्तकें प्रकाशन है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्वामी कुवलयानंद जी ने अपना समस्त जीवन भारत की प्राचीनतम एवं महान धरोहर योग विद्या के उत्थान में तथा वैज्ञानिक ढंग से इसे जन सामान्य के सम्मुख लाने में लगा दिया। समस्त मानव जाति उनके इस अमूल्य योगदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगी। स्वामी कुवलयानंद योग पर वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत थे। उन्होंने 1920 के दशक में योग पर वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ किया और योग के अध्ययन के लिए 1924 में योग मीमांसा नामक प्रथम वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशित किया। 1924 में ही उन्होंने योग कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जहां योग पर उनका अधिकांश अनुसंधान संपन्न हुआ।
आधुनिक योग पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। ये एक शोधकर्ता और शिक्षक थे जो मुख्य रूप से योग की वैज्ञानिक नींव के अग्रणी शोध के लिए जाने जाते हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने स्वामी जी को अपने यहाँ योग शिक्षा व योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार हेतु बुलाया। विभिन्न शिविरों में इन्होंने योग की शिक्षा देते हुए क्रियात्मक योग में बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया। स्वामी जी भारतीय योग विज्ञान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वे मानते थे कि योग भारत की एक ऐसी धरोहर है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यह जीवन जीने की एक कला है जिससे हम शरीर, मन व बुद्धि स्वस्थ बनाते हुए सुंदर ढंग से जीते हुए आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। अतः योग के इस महत्व को देखते हुए सभी मनुष्यों को योग को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए।